हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो जो कि रहेगी फैलेसीज़ ऑफ इन्फ्रेंस के ऊपर। और ये टॉपिक इंडियन लॉजिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इंडियन लॉजिक अभी कुछ 1-2 साल से ऐड हुआ है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आ ही जाते हैं जो कि लॉजिकल रीजनिंग के अंडर आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको समझते हैं और आपके सारे डाउट्स को आज क्लियर कर देते हैं। सो इन्फ्रेंस की फैलेसी को समझने से पहले हम इन्फ्रेंस को समझ लेते हैं, यानी कि अनुमान को समझ लेते हैं। तो अनुमान होता क्या है? अनुमान मीन्स नॉलेज विच इज़ आफ्टर नॉलेज, एंड ये ऐसी नॉलेज है जो दूसरी नॉलेज से फॉलो करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ मीडिएट। अभी इन सबको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। एक होता है परसेप्शन और एक होता है अनुमान। जो हमारा परसेप्शन है वो हमारी डायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी कि जो हम, जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपने वो फील किया, तो जो आपने फील किया वो आपको डायरेक्ट नॉलेज मिली है, यानी कि आपको सेंसेस के थ्रू डायरेक्टली परसीव्ड नॉलेज है, इसीलिए ये नॉलेज डायरेक्ट कहलाती है। अभी जो अनुमान की नॉलेज होती है वो मीडिएट नॉलेज होती है, यानी कि डायरेक्ट आपको नहीं मिली, आपको किसी दूसरे सोर्स से मिली। फॉर एग्जांपल, एक हिल है, इसके ऊपर फायर लगी हुई थी और आपने स्मोक था और इसको देख के आपने अज्यूम किया कि यहाँ पे फायर होगी। इस स्मोक को देख के आपने सोचा कि यहाँ पे फायर होगी, तो इसमें आप श्योर नहीं हो बट आपने एक अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे स्मोक है तो फायर होगी। तो ये जो नॉलेज आपको मिली है ये आपकी मीडिएटेड नॉलेज है, यानी कि जो किसी और नॉलेज के थ्रू आ रही है। तो इसी को ही हम कहते हैं यहाँ पे कि जो बेसिस ऑफ इन्फ्रेंस होता है वो है इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस विच इज़ बिटवीन हेतु एंड साध्य। अब ये हेतु और साध्य का पहले मैं आपको एक चार्ट समझा देता हूँ, यहाँ से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी के बेस पे आगे सब कुछ और अच्छे से क्लियर होगा। जो इंडियन लॉजिक में माइनर टर्म होती है उसको पक्षा कहा जाता है, मिडल टर्म को हेतु कहा जाता है और मेजर टर्म को साध्य कहा जाता है। और माइनर टर्म को ये, यानी कि हिल को माइनर टर्म में रखता है और स्मोक को मिडिल टर्म में रखता है और फायर को ये मेजर टर्म में रखता है, यानी कि ये सब चीज़ें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा स्मोक है वो हेतु कहलाता है, बिकॉज यही रीज़न है क्योंकि हमने देखा तो स्मोक ही था, इसी के बेस पे हमने क्या अज्यूम किया था, फायर को, यानी कि जो हमारी साध्य है। इसीलिए इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम कहते हैं व्याप्ति, यानी कि ये जो इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस है। इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस का मतलब कि ये रिलेशन चेंज नहीं होता, इसमें वेरी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने स्मोक देखी तो फायर वहाँ पे ना हो, वो वेरी नहीं करना चाहिए, वो स्टैग्नेंट यानी कांस्टेंट रहना चाहिए कि स्मोक देखी तो फायर होगी ही होगी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है व्याप्ति, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में कि इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस क्या है और वहाँ पे यही डिफाइन किया हुआ है व्याप्ति के बारे में। अभी ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस है, यानी जो हम अपनी एक्सपीरियंस जो हमने देखा वहाँ पे स्मोक, उसके बेस पे कंक्लूड कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट के थ्रू समझा दिया है यहाँ पे कि फायर हम जो बोलते हैं साध्या को बोलते हैं, स्मोक को हम हेतु बोलते हैं और पक्षा हिल में हम यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे एक पॉइंट और समझते हैं, एरिस्टोटल का सिलॉजिज्म। जो एरिस्टोटल का सिलॉजिज्म है वो 3 चीज़ों को लेता है। 1 इज़ माइनर, 2nd इज़ मेजर एंड 3rd इज़ मिडल। सेम उसी की तरह 3 चीज़ें रहती हैं, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे सिर्फ इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज़ करके हम पूरा सेंटेंस फॉर्म कर देते हैं। कैसे? हम P1 दे देते हैं इसी के बेस पे, P2 दे देते हैं इसी के बेस पे, एंड देन कंक्लूजन भी इसी के बेस पे दे देते हैं। तो ये हमारा रहता है एरिस्टोटल सिलॉजिज्म में। अब हम न्याय के स्टेप्स पढ़ते हैं कि न्याय का जो हमारा सिलॉजिज्म है वो कैसे वर्क करता है। न्याय के सिलॉजिज्म में हमारे 5 स्टेप्स रहते हैं और वो 5 स्टेप्स क्या रहते हैं इसको हम समझेंगे फुन से, PHUUN। ये जस्ट निमोनिक है याद रखने के लिए। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है हमारा प्रतिजना, यानी कि प्रोपोजिशन, जो हमने अज्यूम किया है, जो हमको प्रूव करना है। हमने अज्यूम क्या किया, यानी कि हमने कहा कि हिल पे फायर है। अब वो हिल पे फायर है ये हमको क्या करना है, ये हमको प्रूव करना है। ये हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा। फिर हमने रीज़न लिखा कि हम क्यों कह रहे हैं वहाँ फायर है।
जो हमारा रीज़न है वो है स्मोक, जो हमने यहाँ पे ये हिल पे देखा, तो हमने इसको लिख दिया हमारी सेकंड स्टेटमेंट में। तो हेतु हमारा क्या है, रीज़न, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फायर है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमने क्या किया, यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल दिया कि जहाँ जहाँ स्मोक होती है वहाँ वहाँ फायर होती है। और एग्जाम्पल के लिए हमने क्या बताया, एक ओवन का, इस ओवन में से स्मोक निकल रहा है और इसमें फायर भी है। तो हमने इसका एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण कहते हैं इसको हम, यानी कि ये जहाँ जहाँ भी स्मोक है वहाँ वहाँ फायर होती है। अब हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया, जो हमने इस एग्जाम्पल को बताया था उसको हमने इस पे अप्लाई कर दिया कि यहाँ पे भी स्मोक था तो फायर थी, अब हिल पे भी जाओगे वहाँ पे भी स्मोक है तो वहाँ पे भी फायर होगी। इसको हम कहते हैं उपानाया, यानी कि यहाँ पे हम रीअफर्म कर रहे हैं। कैसे रीअफर्म कर रहे हैं हम, यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस, यानी हम कह रहे हैं कि ये रूल यूनिवर्सल है, जहाँ जहाँ भी आपकी स्मोक है वहाँ वहाँ फायर होगा ही। तो यही चीज़ हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे पहले अप्लाई कर दिया। अब हमने अप्लाई करने के बाद अपना फाइनल कंक्लूजन दे दिया कि वहाँ पे स्मोक है तो इसीलिए वहाँ पे फायर भी होगी, यानी हमने निगमना, कंक्लूड कर दिया। इसको कहते हैं कंक्लूजन। किससे कंक्लूड किया, प्रीसीडिंग, यानी कि पहले वाली प्रोपोजिशन से। ये जो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देके प्रोपोजिशन को दिया था, इसी से हमने कंक्लूड कर दिया। तो ये हमारा 5 स्टेप सिलोजिज्म में न्याय के हिसाब से बनता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैलिड टर्म के। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैलिड टर्म के। क्या होता है, फर्स्ट कि इट मस्ट बी प्रेजेंट इन माइनर टर्म, यानी कि जो हमारा स्मोक है वो हिल में प्रेजेंट होना चाहिए। हिल को हमने स्टार्टिंग में ही आपने यहाँ पे देखा हो कि हमने हिल को क्या माना था, माइनर, स्मोक को माना था मिडल, और फायर को हमने क्या माना था, मेजर टर्म। तो यानी कि हिल में स्मोक प्रेजेंट होना चाहिए, यानी ये हिल में स्मोक को प्रेजेंट होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं पका धर्मात्मा। अब ये पका कहाँ से आया है, पका मीन्स पक्षा, जो हमने यहाँ पे अगेन ये पक्षा को देखा था, ये पक्षा ही हमारा हिल है। ये आप चार्ट अपना बना के रख लीजिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो इसको समझते टाइम। तो इसी को कहते हैं, यानी कि ये यहाँ माइनर में प्रेजेंट होना चाहिए। अब सेकंड क्या है, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन पॉजिटिव इंस्टेंसेस, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमने स्मोक देख रहे हैं और वहाँ पे फायर हमें मिल रही है तो वो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्मोक हो और फायर ना हो, यानी कि उसके पक्ष में, फेवर में चीज़ें होनी चाहिए, सपक्षत्वा कहते हैं इसीलिए इसको। अब इसी का थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे बोल रहा है इट मस्ट बी एब्सेंट इन नेगेटिव इंस्टेंसेस। ये दोनों चीज़ें अभी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि पॉजिटिव में होनी चाहिए और नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अब नेगेटिव का एग्जांपल क्या है कि स्मोक मस्ट बी एब्सेंट इन लेक। आपने एक लेक देखी और लेक में आपने स्मोक देखी, अब आप बोलेंगे कि लेक में तो स्मोक हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि लेक तो ठंडी होती है तो वहाँ पे स्मोक कैसे आई, यानी कि जो इसकी नेगेटिव इंस्टेंसेस है वहाँ पे स्मोक की प्रेजेंट होनी नहीं चाहिए। अब इसके आते हैं हम फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म से पहले इसका ये पॉइंट समझ लेते हैं, इसको कहते हैं विपक्षत्वा, यानी कि उसके अनफेवरेबल सिचुएशंस में वो नहीं होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट मस्ट बी नॉन इनकम्पैटिबल विद मेजर टर्म। अब नॉन इनकम्पैटिबल का मतलब होता है, यहाँ से ये नॉन और इनकम्पैटिबल कट के बन जाता है कॉम्पैटिबल। यहाँ पे कंपैटिबल होना चाहिए आपके मेजर टर्म के साथ, यानी मेजर हमारी जो थी वो थी साध्या, और मेजर का मतलब यहाँ पे है यानी फायर, यानी मेरी फायर के साथ ये कंपैटिबल होना चाहिए। इट मस्ट नॉट प्रूव द कूलनेस ऑफ फायर। ऐसा ना हो कि आप बोल दें कि जो मेरी फायर है ये ठंडी है, ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि फायर तो गर्म होती है, यहाँ पे बाधा आ जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं अबाधिता। और इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटरएक्टिंग रीजंस, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी रीजन नहीं होने चाहिए इसमें, कुछ भी जो हमारे रीजन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। जैसे कि एटर्नैलिटी ऑफ साउंड शुड नॉट यूज टू प्रूव एटर्नैलिटी, यानी अविरुद्ध बात नहीं करनी चाहिए। अभी एटर्नैलिटी ऑफ साउंड का मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि साउंड को मैंने प्रोड्यूस किया है, यानी कि अगर मान लो मैंने साउंड को प्रोड्यूस किया है, जैसे आप सब ये मैंने ताली बजाई, ये साउंड प्रोड्यूस हुई लेकिन ये एंड भी हो गई, मैं ऐसा ना बोलूँ कि साउंड एटर्नल है। एटर्नैलिटी का मतलब कि वो हमेशा रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। अगर हमेशा ख़त्म नहीं होगी तो मैं उसको प्रोड्यूस करके ख़त्म कैसे कर रहा हूँ, तो ऐसा एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो। ठीक है, चलिए
अब हम समझ लेते हैं कि अगर इन टर्म्स का, यानी कि जो भी हमने ये 5 पॉइंट्स पढ़े, इनका वायलेशन हो जाए, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमारे न्याय के सिलॉजिज्म में प्रेजेंट ना हो, तो उससे होगा क्या, कुछ फैलेसीज अराइज हो जाएंगी। और ये फैलेसीज हमारी 5 फैलेसीज होती हैं। 1 इज सव्य विचारा, 2nd इज विरुद्धा, 3rd इज सत्प्रतिपका, 4th इज असिद्धा एंड 5th इज बाधिता। अभी ये इसमें सब लोग को बहुत दिक्कत रहती है, इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई किया, यानी एक चार्ट के थ्रू आपके लिए ये लेके आया हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगा। चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि हमने बात करी, हमारी 5 फैलेसीज यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दी हैं, जो हमारे पास हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। जो हमारा सव्य विचारा होता है, इसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इर्रेगुलर मिडल। इस स्टेटमेंट को भी आप समझ जाएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। इसने कहा ऑल बाइपेड्स आर रैशनल, स्वान्स आर बाइपेड्स, देयरफॉर स्वान्स आर रैशनल। अभी रैशनल का मीनिंग क्या होता है? रैशनल का मीनिंग होता है यानी कि तर्क विचार करने वाला, लॉजिक लगाने वाला। बाइपेड्स मतलब 2 पैरों पे चलने वाला, यानी कि जो भी 2 पैरों पे चलते हैं। और इसका कहने का मतलब था, ये ह्यूमन को बताना चाह रहा था कि ह्यूमन जो है वो रैशनल है, क्योंकि हम लोग 2 पैरों पे चलते हैं तो हम लोग रैशनल है, यानी हम चीज़ें सोच विचार करके करते हैं। बट इसने एग्जाम्पल साथ में क्या दे दिया, स्वान्स का। इसने इस रैशनैलिटी को स्वान्स पे भी लगा दिया, कहा स्वान्स भी तो 2 पैरों पे चलती है, इसलिए स्वान्स भी रैशनल है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्वान्स हमारी तरह लॉजिक नहीं लगा सकती। इसीलिए इस सिचुएशन में हमने जो भी किया, ये हमारा हेतु में डिफेक्ट आ गया, क्योंकि हमने जो हमने मिडिल टर्म को यूज़ किया, वो हमने एकदम बाइपेड्स, यानी जो हमारी 2 पैरों पे चलने वाली चीज़ें थी, वो तो ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें लॉजिक लगाने की क्षमता ना हो। यानी कि हमारी जो मिडिल टर्म थी वो इर्रेगुलर थी, यानी हमने जो मिडिल टर्म है वो यूनिफॉर्मली रिलेटेड नहीं थी मेजर टर्म के साथ। इसीलिए इसको कहा जाता है फैलेसी ऑफ इर्रेगुलर मिडल। अभी सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं हमारा, जो कि है कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, विरुद्धा। ये एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर भी दिया था, बट अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से है, समझ लेते हैं। साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। अभी साउंड एटर्नल है क्योंकि वो सुनाई देती है। अगर हमें कोई चीज़ सुनाई देगी तो वो कभी तो बंद भी होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने कुछ सुना, वो थोड़ी देर बाद वो हम हर टाइम तक सुनते रहे। एक पॉइंट आता है जब हम वो कोई भी साउंड को सुनना बंद कर देते हैं। सपोज़ कीजिए आपके एरिया में डीजे लगा, सुबह चलना शुरू हुआ। अब कौन ही होगा जो सुबह पार्टी करता है, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ अगर आपने सुबह से भी लगा लिया है और आपने रात तक पार्टी करी, तो रात के बाद वो बंद हो जाएगा, यानी एक पॉइंट के बाद उसका एंड हो जाएगा। बट ये क्या कह रहा है, साउंड इज एटर्नल, साउंड कभी बंद ही नहीं हो सकती। तो अगर साउंड कभी बंद नहीं हो सकती तो वो ऑडिबल कैसे हो सकती है? ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा हेतु है यहाँ पे, वो एक्चुअल में एस्टेब्लिश कर रहा है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ साध्या। यानी कि कह रहा है कि म्यूजिक जो हमने वहाँ पे सुना डीजे के थ्रू, वो कभी बंद नहीं होगा। सो यहाँ पे अगेन डिफेक्ट है, यानी कि ये बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने, इसीलिए इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल कहते हैं। अभी जो सत्प्रतिपाक है ये इसी से रिलेटेड है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट इसने यूज़ करी है वो सेम एज इट इज़ यहाँ यूज़ करी है, बट यहाँ पे 2 चीज़ें ली हैं इसने, यानी एक और इन्फ्रेंस साथ में लेके आया है। ये पॉइंट के साथ उसने एक और चीज़ ऐड करी, उसने कहा साउंड इज एटर्नल, पहले कहा बिकॉज इट इज़ ऑडिबल, सेम एज विरुद्धा। बट उसके बाद उसने कहा कि साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड लाइक अ पॉट। अब यहाँ पे इसने दोनों चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। एक तरफ तो कहा कि वो एटर्नल है, कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी नहीं मरेगी, और दूसरी तरफ कह रहा है कि वो नॉन एटर्नल है क्योंकि वो पॉट की तरह बनती है, और पॉट बनने के बाद कभी ना कभी तो हमारा पॉट टूटता ही है। तो यहाँ पे ये अपने आप वैलिडली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसी दूसरे इन्फ्रेंस से। जैसे यहाँ पे तो इसने अपने एक ही इन्फ्रेंस में कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया था इसी बात से, लेकिन यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट का यूज़ करके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। पहले कुछ और बताया, फिर पहले एटर्नैलिटी साउंड की बताई, फिर नॉन एटर्नैलिटी साउंड की बताई। यानी इसका मतलब है हेतु विच एडवांस टू एस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर साध्या इज वैलिडली कॉन्ट्राडिक्टेड बाय अनदर हेतु। यानी कि पहले किसी और बात से कहा और फिर दूसरे इन्फ्रेंस से उसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जो कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ साध्या को प्रूव कर रहा है। अभी हम समझते हैं इसी से एक थर्ड पॉइंट। इस थर्ड पॉइंट को समझने, फोर्थ पॉइंट सॉरी, इसको समझने से पहले मैं आपको बाधिता को समझा देना चाहता हूं, क्योंकि ये भी इसी से ही निकली है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये था हमारा इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, क्योंकि यहाँ पे हमने इन्फ्रेंस के थ्रू
निकाला था। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं अब अपने बाधिता की तरफ। बाधिता का मतलब होता है नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। जैसा कि आप याद करने में भी अब आपको इजी होगा, क्योंकि देखिए विरुद्धा जो है हमारा वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, सत्प्रतिपाक हमारा इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड है और बाधिता हमारा नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड है। तो आप ये तीनों एक साथ याद रख सकते हैं। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। अब आप एक बात बताइए, ये फायर है, क्या ये कभी कोल्ड हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि फायर तो हमेशा मेरी वार्म ही रहेगी। तो यहाँ पे हमें आगे सब्सटेंस तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमको कोल्ड तक ही समझ आ गया कि ये बात ही गलत कर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फायर तो गर्म होती है, फायर तो वार्म होती है, ऐसी बात तो कर रहा है, यानी ये बात ही गलत कर रहा है, ये बंदा ही गलत है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, क्योंकि हमें इन्फ्रेंस तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब ये होता कैसे, हम ये कैसे जानते हैं? क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है सम मीन्स ऑफ अदर स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ नोइंग सच एज परसेप्शन, टेस्टिमोनी एक्सेट्रा। यानी कि हमारी प्रीवियस नॉलेज है, हमें पहले से ही पता है, हमने पहले से ही परसीव कर रखा है। जैसे आप अपने हाथ पे आग लगती है तो आपको गर्म फील होता है, आपको ठंडा फील नहीं होता है, वो आपने अपनी सेंसेस से परसीव किया हुआ है कि फायर गर्म ही होती है, वो कभी ठंडी नहीं हो सकती। यानी हमारी पहले की नॉलेज से हमें ये चीज़ें पता है, हमारे परसेप्शन से, या हमने किसी से सुना है, टेस्टिमोनी, किसी ने हमें बताया, किसी के वर्ड से, हमारे मम्मी पापा हमें बता देते हैं। जैसे बचपन में हम लोग, आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग बचपन में जब गैस के पास जाते थे तो हमारी मम्मी हमें पहले ही बता देती थी कि इससे दूर रहना, क्योंकि अगर तुमने इसको टच कर दिया तो तुमको गर्म लग जाएगा। तो दूसरों की वजह से, यानी हमारे माता पिता की वजह से हमें ये चीज़ पता थी कि फायर कभी ठंडी नहीं हो सकती। तो ये 3 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉन्ट्राडिक्ट किया मिडल, फिर हमने यहाँ पे इन्फ्रेंस निकाल के कॉन्ट्राडिक्ट किया, और यहाँ पे हमें इन्फ्रेंस निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट फैलेसी पे, विच इज़ असिद्धा। इसका फैलेसी का नाम है अनप्रूव्ड मिडल। ये क्या कह रहा है? स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट हैज़ लोटसनेस इन इट लाइक अ नेचुरल लोटस। अभी नेचुरल लोटस तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं, लेकिन स्काई लोटस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ये तो वही बात हो गई कि आपने अपने मन से सपोज कीजिए एक शब्द बना दिया, नी ऐप। अब आप बोल रहे हो कि ये एक शब्द है, तो जो चीज़ है ही नहीं आप उसको कैसे प्रूव कर सकते हो? इसीलिए इसको कहा जाता है हेतु इज द वन विच इज़ नॉट येट प्रूव्ड बट रिक्वायर्स टू बी प्रूव्ड। अगर कल को आगे चल के ऐसा वर्ड डिक्शनरी वाले लिख दें तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ इस टाइप का वर्ड होता है, या अगर स्काई लोटस हमको आगे चल के मिल जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ स्काई लोटस नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन सिंस यहाँ पे हमें स्काई लोटस पता है कोई नहीं होती, इट इज़ एन अनप्रूव्ड एजम्पशन, इसीलिए इसको कहते हैं हम असिद्धा, अनप्रूव्ड मिडल। तो यही थी हमारी 5 फैलेसीज। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड हम कुछ और वीडियोस लेके आएँ, या कोई और टॉपिक जो आप चाहते हो मैं कवर करूं, तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करने के लिए उनको भी कहिए और ख़ुद भी कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पीस आउट, बाय।